हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए संस्कृत पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें गद्यांश और शिक्षण इन दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। और मैं आपको इसमें ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें पेपर 1 और 2 के क्वेश्चंस दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। और देखिए, ज़रूर ये भी हो सकता है कि जो गद्यांश मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके एग्जाम में हूबहू वही गद्यांश और वही क्वेश्चन आंसर आ सकता है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि जो मैंने आपको पढ़ाया था गद्यांश वो ही आया था आपके पेपर में। और ज़रूरी ये नहीं है कि जो पेपर 1 का गद्यांश है वो पेपर 2 में नहीं आ सकता, वो आ सकता है, ठीक है। आज का एक गद्यांश हमने ऐसा ही लिया है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आया हुआ है, तो फिर से रिपीट हो सकता है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गद्यांश पढ़ेंगे। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु उचिततमं उत्तरं चित्वा लिखत। अधोलिखित गद्यांश को पठित्वा पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के विकल्पात्मकोत्तरेषु विकल्प जो दिए हुए हैं उसमें से जो भी उचित उत्तर है उसको देखकर लिखिए। तो देखिए, इसमें हम गद्यांश पढ़ेंगे। सबसे पहले, विद्यालयस्य कश्चित् प्राध्यापकः विश्वविद्यालयस्य कश्चित् अध्यापकः जलविहाराय नावम् आरूढः नौकया जलविहारस्य तस्य प्रथमः अवसरः आसीत्। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, ठीक है, कोई कश्चित किसी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर जल विहाराय जल में विहार करने के लिए, जल में घूमने के लिए, नावम आरूढ़ा नाव पर आरूढ़ होकर, नौकया जल विहार से तस्य प्रथमा अवसर आसीत मतलब नौका में जल विहार करने का तस्य उनका प्रथम अवसर था ये, ठीक है। तत्र मनोरमान दृश्यान वहाँ का मनोरम दृश्य, दृष्टवा मतलब देखकर, दृश धातु और अक्त्वा प्रत्यय दृष्टवा हो गया, तो उसको देखकर सह वह नाविकम अपृच्छत नाविक से पूछते हैं कि वो नाविक कब हो ना हे नाविक किम भवता कदापि गणितम पठितम क्या आपने कभी गणित पढ़ा है। तो नाविक ने कहा न पठितम महोदय नहीं पढ़ा है महोदय। प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर किम गणितम पठितुम विद्यालयम न गतवान क्या आप विद्यालय जो है गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए। नूनम भवतः जीवनस्य चतुर्थांशः व्यर्थः अभवत्। आपका नूनम भवतः जीवनस्य आपके जीवन का चतुर्थ अंश व्यर्थ हो गया, मतलब आपने गणित पढ़ने के लिए आपने स्कूल ज्वाइन नहीं किया, स्कूल नहीं गए, इसलिए आपका चतुर्थ अंश जो है वो व्यर्थ हो गया। किम भवतः रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम व पठितम क्या आपने रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़ा हुआ है। इसके फिर नाविका अवदत नाविक ने कहा ईदृशम में भाग्यम कुतः यह मेरे भाग्य में कहाँ था, ठीक है। यदहम भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम व पठेयम कि मैं रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़ता। फिर प्राध्यापक नूनम भवतः जीवनस्य अर्धांशः व्यर्था अभवत्। प्राध्यापक ने कहा कि प्राध्यापक नूनम भवता आपका जीवन का अर्धांश आधा अंश व्यर्थ हो गया। वद बोलो त्वया तुमने आंग्ल भाषा तो पठिता एव आपने मतलब तुमने आंग्ल भाषा मतलब इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी तो पढ़ा ही होगा, तो पठिता है। नाविक ने ग्लानि का अनुभव करते हुए, ठीक है, नाविक को ग्लानि हुई वो मतलब उदास होकर क्या महाशय संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो
ऐसा कहता है कि महाशय नाहम माता पिता पित्रा व विद्यालयम प्रेषितः। उसने कहा कि मुझे मेरी माँ या पिता ने स्कूल नहीं भेजा था। तर्हि कुतः पठेयम, तो मैं कहाँ से पढ़ूं। प्राध्यापकः तर्हि एव जीवनस्य त्रयो भागः व्यर्थः। प्राध्यापक क्या कहते हैं, जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि तो फिर आपके जीवन का तृतीय अंश त्रयो भाग, तीसरा भाग जो है व्यर्थः अभवत, व्यर्थ हो गया, तीसरा हिस्सा बर्बाद हो गया। ठीक है। अंतरांतरे, इसके अंतर्गत मतलब इसके अंतराल में नदे जलावर्तनम समायातम, इस मतलब यही सब बातचीत हो रही थी। उसी में क्या हुआ कि इसी के अंतराल में नदी में जलावर्तनम समायातम, नदी का एक मोड़ आ गया। तदा लहरीणाम वेगेन न अकंपत, तब क्या हुआ, तभी लहरों के वेग से नाव जो है वो अकंपित, हिल गई। तयो पश्यत एव नौका जलेन पूरिता जाता, फिर क्या हुआ, देखते ही देखते नाव में पानी भर गया। नाविका प्राध्यापकम अपृच्छत महोदय, नाविक ने प्राध्यापक मतलब प्रधानाचार्य जो भी प्रोफेसर थे उनसे पूछा, महोदय किम भवान तर्तुम जानाति, क्या आप तैरना जानते हैं। नौकाम जल पूरिताम दृष्ट्वा, महोदय किम भवान तर्तुम जानाति, क्या आप तैरना जानते हैं। नौकाम जलपूरिताम दृष्ट्वा भीता प्राध्यापक अवदत्, जो वहाँ पे प्राध्यापक थे मतलब प्रोफेसर थे, वो जब नौका में जल भर गया तो उसको देखकर भयभीत हो गए। नौकाम जल पूरिताम दृष्ट्वा भीता, नौका में जल को भरा हुआ देखकर, दृष्ट्वा देखकर डरे हुए प्राध्यापक ने कहा, अहम तू तर्तुम न जानामि, मैं तैरना नहीं जानता। नाविका अपोच्छत, अभी तक जो है प्राध्यापक कह रहे थे उनको कि तुमने ये पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, ये इतना अंश बर्बाद हो गया तुम्हारे जीवन का। अब नाविक कहता है ना, फिर जब उन्होंने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता तो नाविक ने कहा कि यदि भवान तर्तुम ना जानाति, यदि आप तैरना नहीं जानते, तरी उच्च भवता सर्वथा जीवन वृथा जातम, तब आपका जो समस्त जीवन है, सर्व जीवनम, आपका समस्त जीवन वृथा व्यर्थ हो गया। ठीक है। अहम तो बहुभ्याम नदम तीर्थवा पारम गच्छामि, अपनी बाहों के बल पर मैं नदी के उस पार चला गया। ठीक है, जो नाविक था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जल विहाराय इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति प्रयुक्तः, जल विहार के लिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जल विहाराय मतलब जल विहार के लिए, जल में भ्रमण के लिए। जल विहाराय मतलब जल में भ्रमण के लिए। तो के लिए किस में प्रयुक्त होता है, यह जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग हुआ है, और ये चतुर्थी एक वचन में। ठीक है, चतुर्थी एक वचन। तो इसमें कौन सा सही होगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईदृशम में भाग्यम कुतः, ऐसा कहते हैं कि ईदृशम में भाग्यम कुतः, यह वाक्य किसने कह अवदत, किसने कहा था। तो प्राध्यापक ने कहा था, बी नंबर नाविक ने कहा था, नौका सी नंबर नौका, डी नंबर लहरी। तो ईदृशम में भाग्यम कुतः, इसमें जब आप देखोगे यहाँ पर आके तो उसमें ऐसा बोला था ना कि ऐसा मेरा भाग्य कहाँ कि मैं पढ़ पाता। ईदृशम में यहाँ पर देखिए ईदृशम में भाग्यम
कुतः किसने कहा? नाविक ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। नाविकः, भवता मतलब क्या होता है? आप भव धातु है तो आपके लिए प्रयोग होता है भवता। पठेयम मतलब पढ़ने के लिए, ईदृशम मतलब ऐसा, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद देखिए पठितम इति पदे कः प्रत्यय प्रयुक्तः। पठितम, पठितम में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो पठितम में देखिए पठ धातु प्लस अक्त प्रत्यय। ठीक, पठ धातु अक्त प्रत्यय। अक्त प्रत्यय किस में है? बी में है। तो इसमें पठितम में अक्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, का की इत संज्ञा होकर लोप होता है और केवल ता रह जाता है। ठीक, का की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है और ता शेष रहता है। ये आपका इस तरह आपका बी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद 4 क्वेश्चन में देखिए कदापि इति पदस्य संधि विच्छेदः भवति। कदापि, कदापि के लिए कौन सा प्रयोग तो सही है? इसमें कौन सा संधि विच्छेद? का प्लस दापि, या फिर बी नंबर कद प्लस आपी, या फिर सी नंबर कदा प्लस अपी, या फिर डी नंबर कदा प्लस पी। तो देखिए कदापि, कदापि में जो है आपका राइट हो जाएगा कदा प्लस अपी। ठीक है, आपका ये सी नंबर राइट हो जाएगा, कदा प्लस अपी। आ या बड़ा आ। ठीक है, कदा में दा में क्या हो जाएगा? आया बड़ा आ प्लस आ या बड़ा आ। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? अका सवर्णे दीर्घा। अक के बाद अक आए तो सवर्ण दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। देखिए संधि भी आती है। इसके बाद देखिए तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए तर्तुम इति पदे कः प्रत्यय प्रयुक्तः। तर्तुम में तैरने के लिए उसमें प्रयोग हुआ था ना, तर्तुम इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें क्या होगा? तर्तुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तर्तुम तैरने के लिए, इसमें बी में तुमुन प्रत्यय, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 6 क्वेश्चन। नदे किम समायातम। नदे किम समायातम। जले जलम वृक्षम जलावर्तनम या फिर पुष्पाणी। तो नदे किम समायातम, इसका अर्थ है कि नदी में सामने क्या आता है? जल आता है, वृक्ष आता है, जलावर्तनम या फिर पुष्प आता है। जलावर्तनम मतलब जल का भंवर, जो जल में पानी में भंवर होती है ना, उसकी बात की कि जल का भंवर आता है। फिर पुष्पाणी पुष्प आता है। तो नदी में सामने क्या आता है? नदी में सामने आपका हो जाएगा सी नंबर जलावर्तनम। ठीक है, जलावर्तनम, नदी जल का भंवर आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। नौका केन पूरिता जाता। नौका केन पूरिता जाता, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह होगा कि नाव किससे भर गया? पत्रेण, पुष्पेण, फलेन या फिर जलेन। जल से भर गया या फिर फल से, या फिर पुष्पेण पुष्प से, या फिर पत्ते से भर गया। तो देखिए पूरिता मतलब भर जाना। तो
नौका जो है वो आपकी जल से भर गई थी ना, कुछ उसमें देखा था, डी नंबर राइट हो जाएगा, जल से भर गई थी। जल विहाराय नावम कहा आरूढ़ा, जल विहार के लिए नाव में कौन बैठा? प्राध्यापक, प्राध्यापिका, प्राचार्य, मुख्याध्यापक। तो सबसे पहले ही देखिए उसमें पैसेज में दिया हुआ है कि प्राचार्य मतलब प्राध्यापक, प्रोफेसर नौविहार के लिए नाव में आरूढ़ हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, फिर से आपका गद्यांश आ जाता है, तो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत। पुरातन समय में वाल्मीकि नामक एक ऋषि थे। एकदा स एक बार वह स्नातुम तमसा तीरम अगच्छत, स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे पर गए। मार्गे स व्याधेन व्याधेन विद्धम एकम न क्रौंच पक्षिणम अपश्यत। वह नहाने के लिए, ठीक है, नहाने के लिए गए थे तमसा नदी के तीर मतलब किनारे पर। तो क्या हुआ कि मार्ग रास्ते में सह व्याधेन विद्धम एकम न क्रौंच पक्षिणम अपश्यत, एक रास्ते में एक व्याध जो है वो एक क्रौंच पक्षी को देख रहा था। सहचरस्य वियोगेन वियोगेन व्याकुलितायाः क्रौंच्याः उच्चैः रोदनम अशृणुत। सहचरस्य, तो क्या हुआ कि उसमें से जो है अपने साथी के वियोग में व्याकुल होकर क्रौंच पक्षी जो है वो उच्च मतलब तेज तेज से रुदन रो रहा था। ठीक है, क्रौंच विलापम श्रुत्वा ऋषि द्रविता भाभवत। क्रौंच के विलाप को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, ऋषि जो है वो द्रवित हो गए, मतलब वो भाव विभोर हो गए, उनका हृदय पिघल गया। क्रौंची क्रंदनात् जाता ऋषि शोकः श्लोक रूपेण तस्य मुखाद एवं निर्गच्छत। क्रौंची, वो जो क्रौंची थी, ठीक है, उसके रोने से जो ऋषि को दुख हुआ, ठीक है, ऋषि को जो शोक हुआ, दुख हुआ, श्लोक रूपेण वह उनके मुंह से एक श्लोक के रूप में निकला। श्लोक रूपेण, श्लोक के रूप में, तस्य उनके मुखात, मुख से, एवं निर्गच्छत निकला, एवं निर्गच्छत निकला। क्या निकला? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं शाश्वती समा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाः, यत् क्रौंच मिथुनादेक देकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुमने अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा, तुम मां निषाद, हे निषाद, प्रतिष्ठ मतलब संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे निषाद, प्रतिष्ठाम तुम गमा शाश्वती समाः, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकोगे। यत क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से काम भावना से ग्रस्त एक का वध कर डाला है। अयमेव श्लोकः लौकिक साहित्य आदि काव्य रचना। ये जो है श्लोक लौकिक साहित्य की आदि काव्य रचना के मतलब आदि लौकिक साहित्य की प्रथम काव्य रचना है। ठीक है, आगे देखिए, ततः प्रभृति ऋषिरयं कवि पदम प्राप्तवान। उसी समय से ऋषि को कवि का दर्जा प्राप्त हो गया। ऋषि कवित्व विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या दिशत ऋषि। ऋषि की कवित्व उनकी इस कवित्व की भावना को, कवित्व के विज्ञान को देखकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी करके कहा, ऋषि कुरु रामायणम काव्यम, आप रामायण काव्य की रचना करें। ठीक है, इस सब देखकर ब्रह्मा जी ने जो है वो क्या किया, ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की कि आप रामायण काव्य की रचना करें। तत्र रामचरितम वर्णनम वर्णय, उसमें रामचरित, राम के चरित्र का वर्णन करके करिए। एन रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा जना सन्मार्गस्य अनुसरणम कुर्युः।
उसमें क्या करिए, राम के पूर्ण चरित्र का को बताकर विदित्वा जना लोगों को सन्मार्ग, अच्छे मार्ग का अनुसरण करने की जो है, इससे क्या होगी, उनके अंदर मन में इच्छा जागृत होगी अगर आप राम के चरित्र का वर्णन करेंगे तो। ठीक है, राम के चरित्र का वर्णन करें ताकि लोग राम के पवित्र चरित्र को जानें और सही मार्ग पर चलें। उसके बाद देखिए, अस्मिन काव्य, यह काव्य रामायण, रामायणी मतलब रामायण, पितु आज्ञा पालनम मतलब परमपिता की आज्ञा का पालन कर, पिता की आज्ञा का पालन, भ्रातृ स्नेह, भाई का स्नेह, परोपकार, इसमें परोपकार, दया, दीन रक्षा मतलब दीन दुखियों की रक्षा, इत्यादिनी मतलब इत्यादि, मानवतायाः पोषकानि, मानवता, पोषकानि मानवता को उभारना, जीवन मूल्यानि वर्णितानि संति, इसमें जीवन के मूल्य का वर्णन हो। ठीक है, ऐसी रचना करनी है जिसमें आज्ञा पालन हो, भाई का भातृ स्नेह हो, परोपकार, दया, दीन रक्षा, मानवता का पोषण हो, उसमें जीवन मूल्य का वर्णन हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे इसमें से। देखिए ये जो पैराग्राफ है आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें कीदृशम क्रौंच पक्षिणम वाल्मीकि ही मार्गे अपश्यत, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कीदृशम क्रौंच पक्षिणः वाल्मीकि ही मार्गे अपश्यत, इसका यह अर्थ हुआ कि ऋषि वाल्मीकि ने किस प्रकार से क्रौंच पक्षी को देखा। हसन हंसते हुए, व्याधेन व्याधेन विद्धम मतलब व्याध को जख्मी, या फिर देवई पूजितम देवों ने जिसकी पूजा की है ऐसा देखा, जले तरन जल में तैरता हुआ देखा। तो उन्होंने क्रौंच पक्षी को कैसा देखा था, व्याधीन विद्धम, इसका अर्थ क्या हुआ कि शिकारी द्वारा मारे गए क्रौंच पक्षी को देखा था। व्याध द्वारा विद्धम, व्याध द्वारा मारे गए क्रौंच पक्षी को देखा था। ठीक है, तो कैसा क्रौंच पक्षी था, व्याध द्वारा जख्मी। विद्धम मतलब क्या होता है, विद्धम का अर्थ होता है, विद्धम का अर्थ होता है जख्मी। ठीक है, व्याध का मतलब जानते ही हैं आप लोग, व्याधीन, तो इसमें जो है बी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 क्वेश्चन, ऋषि शोकः केन रूपेण तस्य मुखाद निर्गच्छत। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ऋषि का शोक किस रूप में उनके मुख से बाहर आया, गीत रूप में, गद्य रूप में, श्लोक रूप में, स्नेह रूप में। तो देखिए अभी पढ़ा है ना इसमें, तो इसमें श्लोक रूप में आया है, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, कि श्लोक के रूप में ऋषि का जो शोक था, उनका जो दुख था, वो किस रूप में मुख से उनके निकला, तो श्लोक के रूप में। इसके बाद देखेंगे 11 क्वेश्चन, ज्ञात्वा इत्पद समानार्थक शब्द। देखिए आपको क्या करना है, पैराग्राफ एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, ठीक। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो आप क्वेश्चन रिपीट करो, बार बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ के आपको अर्थ नहीं आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो जो क्वेश्चन में शब्द दिए वो शब्द आपको ढूंढना है। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी हो सकती है, बाकी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और व्याकरण तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ज्ञात्वा इति पदस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त तच्चित्वा लिखत। ज्ञात्वा पद के लिए समानार्थक शब्द जो अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है उसको देखकर लिखना है। तो इसमें जो है ज्ञात्वा के लिए क्या, अभी आपने पढ़ा दृष्टवा था ना, दृष्टवा देखकर। देखिए इसमें ज्ञात्वा इति पद समानार्थक शब्द अनुच्छेदे इसमें प्रयुक्तः। तो देखिए सबका अर्थ जान लीजिए पहले। श्रुत्वा मतलब क्या होता है, सुनकर। दृष्टवा मतलब क्या होता है, देख कर।
लेकिन ये जो विज्ञाय है, ये वी धातु ज्ञा प्लस ल्यप प्रत्यय, इसका अर्थ होता है जानकर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? जानकर। और ज्ञात्वा का अर्थ भी होता है जानकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। रही बात विलोकनाय की, तो विलोकनाय का मतलब होता है देख कर। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञाय। ज्ञात्वा के लिए इसमें जो प्रयुक्त हुआ है शब्द वो हुआ है विज्ञाय। ज्ञात्वा मतलब क्या होता है? जानकर। विज्ञाय का अर्थ भी होता है जानकर। ठीक, आदिशत इति पदस्य को अर्थः भवति। आदिशत, आदिशत का अर्थ क्या होता है? आदिशत का अर्थ होता है आदेश देना। आदिशत इति पदस्य को अर्थः भवति, इस पद में किस अर्थ में हुआ है आदिशत का प्रयोग? उपदेशे उपदेशम कृतवान, उपदेश देने के लिए हुआ है, या फिर काव्यम अकरोत् आदेशम अकरोत्, आदेश देने के लिए, काव्यम अपाठयत, काव्य पढ़ाने के लिए, या फिर वंशीम अवादयत मतलब बांसुरी वादन के लिए प्रयोग हुआ है। तो आदिशत का प्रयोग जो है इसमें हुआ है, आदिशत में दिश धातु है। ठीक है, आदिशत में क्या है? इसमें दिश धातु है। लकार कौन सा है? लंग लकार है। ठीक, लंग लकार है। और पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। वचन एक वचन का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि इस पद में किस अर्थ में क्या अर्थ होता है आदिशत का? तो आदिशत का अर्थ होता है सेकंड नंबर आदेशम अकरोत, आदेश देने के लिए। ठीक, आदेशम अकरोत, ये सेकंड बी नंबर राइट हो जाएगा। भोरिश 13 क्वेश्चन देखेंगे। भोरिषे कुरु रामायणम काव्यमिति कहा वदत। हे ऋषि भोरिषे, देखिए यहाँ पर जो है संबोधन का प्रयोग हो रहा है। तो हे ऋषि रामायण काव्य की रचना करो। कुरु रामायणम काव्यम इति कहा वदत, किसने कहा था? तारणीश ने कहा था, मार्कंडेय ने कहा था, जाबाली ने, फिर ब्रह्मा ने। अभी अभी आपने पढ़ा कि ये गुरु पितामह ब्रह्मा ने कहा था। ठीक, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ब्रह्मा ने कहा था। 14 क्वेश्चन। संति पदे को धातु वर्तते। संति जो शब्द है इसके, ये जो है इसका, इसमें पूछ रहे हैं कि इस पद में कौन सा धातु है। तो देखिए अस्ति स्ता संति, अस्ति स्तः संति, तो संति जो है वो अस धातु के लिए होता है। ठीक, अस धातु में ही ये लकार चलता है, तो ये बहुवचन। ठीक, प्रथम ये संति जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक, में प्रयोग होगा। और ये धातु कौन सी? अस धातु चलेगी। इसके बाद देखिए वाल्मीकि कहा आसीत। वाल्मीकि कौन कहा आसीत? ऋषि थे, ग्रामीण 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 नागरिक नागरिक थे, या फिर खेचर थे। तो इसमें आप देखेंगे खेचर क्या हो गया? खेचर मतलब हो गई चिड़िया। नागरिक जानते ही हैं, ग्रामीण और ऋषि तीनों आप जानते हैं अच्छे से। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 15 में वो हो जाएगा ए नंबर, वाल्मीकि तो ऋषि थे ना। इसके बाद देखिए 16 क्वेश्चन। अध्यापकम पठनम छात्राणाम रुचिम वर्धयते। ऐसा कह रहे हैं कि व्यापक पठन छात्रों की रुचि को वर्धित करता है। अपरिचितानाम शब्दानाम अर्थस्य अनुमान करणे। इसमें पहला है कि अपरिचित शब्दों का अर्थ समझने के लिए, या फिर बी नंबर पाठे आगतेषु व्याकरण विषयेषु
पाठ में आने वाले व्याकरण को समझने के लिए व्यापक पठन का जो है रुचि को बढ़ाया जा सकता है छात्रों में, या फिर कविता का पाठ करने के लिए, फिर आनंदार्थम आनंदार्थम पाठस्य पठने, मतलब पढ़ने में आनंद का निर्माण करने के लिए पढ़ा जाता है। तो व्यापक पठन का जो प्रयोग होता है, इसमें कह रहे हैं कि पठन जो है वो लिखित प्रयोगों की एक श्रृंखला है। ठीक, जो लिखा हुआ है हम क्या करते हैं, उसी को पढ़ने लगते हैं। और व्यापक पठन में क्या होता है, व्यापक पठन में वाचन के प्रति रुचि जागृत होती है। वाचन मतलब बोलने के प्रति रुचि जागृत होती है। ठीक, पढ़ने में आनंद का निर्माण होता है। और क्या होता है, वाचन पर पूरा अधिकार प्राप्त हो, इस योग्य होना चाहिए व्यापक पठन। ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए व्यापक पठन में। ठीक, महान व्यक्तियों की जानकारी होनी चाहिए, उसमें जानकारी जब होगी तभी तो हम व्यापक पठन करेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है डी नंबर। ठीक, इसमें आपका डी नंबर जो है वो राइट हो जाएगा, आनंद पाठस्य पठने, डी नंबर राइट। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17, प्रभावी रूपेण बालाः लेखनस्य अधिगमनं करिष्यन्ति यदा। इसका यह अर्थ हुआ कि बालिका के लेखन प्रभावी रूपेण बालाः में बालिका के लेखन कौशल का अधिगम करने के लिए, अधिगम प्रभावी रूप से होगा जब, कब प्रभावी होगा, मतलब जो बालिका हैं, ठीक है, जो बालिकाएं हैं उनके लेखन कौशल का अधिगम कब प्रभावी रूप से होगा। ए नंबर, लेख्यम छात्राः शिक्षकात् आज्ञा लेख्यम छात्रा शिक्षकात् आज्ञापनेन स्वीकरन्तु, जब लिखने के लिए लेख का छात्र शिक्षक की आज्ञा से स्वीकार करते हैं। लेख जो होता है उसको छात्र जो है, लेख का छात्र शिक्षक की आज्ञा से स्वीकार करते हैं। या फिर बी नंबर, लेख्यम छात्राणां संदर्भानुकूलम सार्थकम च भवति, शिक्षक के संदर्भ के अनुकूल और संस्कृति पर लेख है। या फिर सी नंबर, शिक्षकस्य, हाँ सॉरी बी नंबर देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि लेख्यम छात्राणाम, लेख जो है वो छात्रों के संदर्भ के अनुकूल, छात्रों के संदर्भ के अनुकूल और सार्थक होते हैं। या फिर सी नंबर, शिक्षक संदर्भानुकूल, शिक्षक के संदर्भ के अनुकूल, संस्कृति परक, शिक्षक के संदर्भ के अनुकूल और संस्कृति परक लेख होते हैं। या फिर कथित ध्वनि, मतलब बोली जाने वाली ध्वनि के लिखित रूप का संबंध लेख में है। तो देखिए, प्रभावी रूप से जो बालिकाएं होती हैं उनके लेखन में अधिगम करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो इसमें क्या हो जाएगा, लेख्यम छात्राणाम संदर्भानुकूलम सार्थकंच भवति। इसका यह अर्थ हुआ कि लेख का संदर्भ छात्रों के अनुकूल हो और सार्थक हो। ठीक, लेख का संदर्भ जो है वो छात्रों के अनुकूल होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि बालक जो है वो अपनी मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अपनी बहुमुखी प्रयास से अपनी शिक्षा को प्रवीण कर सकता है, मतलब अपने ज्ञान को वो चारों तरफ फैला सकता है। और इसमें क्या होगी, अशुद्धियों को दूर कर सकता है बच्चा। ठीक है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास करके वह शुद्धियों को दूर करेगा, इसमें भाषाई व्यवहार के उसे अवसर प्राप्त होंगे जिससे वो शुद्ध चीज़ें बोल सकेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, लेख्यम छात्राणाम संदर्भानुकूलम सार्थकम च भवति, बी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 18 क्वेश्चन, अधोलिखितेषु किम परिणामोपागमस्य प्रतिफलम नास्ति। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे
कि निगेटिव क्वेश्चन, इस निगेटिव दिया हुआ है नास्ति। तो पहले इसको हम ध्यान में रखते हुए देखेंगे। इसमें कह रहा है कि अधोलिखित में से किम परिणामों पागमः, कौन सा परिणाम उत्पाद परिणाम का उपागम, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिणाम उपागम का प्रतिफल नहीं है। पहला नंबर, एतत् अत्यंतम शिक्षक केंद्रितम अस्ति, यह अत्यंत शिक्षक केंद्रित है। बी नंबर, एतत् व्यवहारवाद्य उपागम आधारित, यह व्यवहारवाद्य उपागम पर आधारित है। एतस्य लक्ष्यम अंतिम प्रस्तुत्युपरि अस्ति, यह एतस्य लक्ष्यम, इसका लक्ष्य जो है वो अंतिम प्रस्तुति पर है। फिर डी नंबर, एतस्य लक्ष्यम विचाराणाम उत्पत्तिः अस्ति, इसका लक्ष्य विचार उत्पन्न करता है। तो इसमें से कौन सा विकल्प परिणाम उपागम का प्रतिफल नहीं है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, कि एतस्य लक्ष्यम विचाराणाम उत्पत्तौ अस्ति। प्रभावी शिक्षण को सुगम बनाने के लिए शिक्षण अधिगम उपागम में जो है वो परिणाम उपागम उसमें से एक है। जो परिणामी उपागम होता है वो शिक्षण कौशल शिक्षण अधिगम के उपागम में एक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह शिक्षक केंद्रित उपागम है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित उपागम होता है ये। और आगे देखिए, पहले पूरा बात ध्यान से सुनिएगा। जो सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले की सक्रिय भागीदारी पर बल नहीं देता है। ठीक, ये कैसा होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, इसलिए ये सीखने वाले की सक्रिय भागीदारी पर बल नहीं देता है। इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, डी नंबर निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद 19 क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें है कि प्रक्रियोपागम अनुसारन निम्नलिखितेषु कस्य उपयोगः लेखन कार्यस्य प्रक्रियोपागम मतलब प्रक्रिया उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कस्य उपयोगः, किसका उपयोग लेखन कार्य से आरंभ काले, लेखन कार्य के आरंभ काल में शिक्षकेण न क्रियते, शिक्षक जो है वो नहीं करते हैं। मतलब प्रक्रिया उपागम के अनुसार किसका उपयोग लेखन कार्य के शुरुआत में नहीं किया जाता है, मतलब टीचर ऐसा नहीं करते हैं। विचार मंथन, टिप्पणी लेखन, प्रारूप लेखन, संशोधनम। तो देखिए, विचार मंथन तो करेंगे ही, हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। ठीक है, प्रक्रिया उपागम में इसका यूज होता है। प्रारूप लेखन भी होता है। ठीक है, प्रारूप बनाएंगे। विचार मंथन, इसमें जो है समस्याओं को हल किया जाएगा। ठीक है, सूचना को एकत्र किया जाएगा, रचनात्मक सोच का निर्माण होगा। ये सब विचार मंथन में हो गया। उसके बाद टिप्पणी लेखन में क्या होता है, टिप्पणी लेखन में होता है आपका कि अंत में कुछ भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाते हैं। ठीक, लास्ट में क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण सुझाव दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले ही आ गया कि लास्ट में जो है कि अध्यापन करते समय टिप्पणी लिखना अध्यापक द्वारा अंत में किया जाता है। ठीक है, शुरू में नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, टिप्पणी लेखन। लेकिन आगे भी मैं आपको समझा देती हूँ इसमें क्या है। प्रारूप लेखन में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि प्रारूप लेखन मतलब होता है कि किसी लेख का प्रारंभ में एक ढांचा तैयार करना। ठीक, एक ढांचा तैयार करना। और संशोधन में क्या होता है, ये तो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि वर्तनी, व्याकरण, विराम चिन्ह, इन सब की जो त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों को खोजने और उसको ठीक करने की प्रक्रिया है ये। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पूछ रहा है कि नहीं, शिक्षक द्वारा जो नहीं किया जाता है स्टार्टिंग में, आरंभ काल में, तो टिप्पणी लेखन कब होता है, बाद में होता है, अंत में। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक, बी नंबर राइट हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे 20 क्वेश्चन। पत्राभिनयम प्रत्येकं भाषा कक्षायाः अभिन्नांग रूपेण स्यात् यतः
पत्राभिनयः, पत्र अभिनय, पत्राभिनय प्रत्येक भाषा कक्षा के अभिन्न अंग रूप में होना चाहिए। क्योंकि क्यों होना चाहिए? देखिए, मुक्त रूपेण छात्राः गल्पकरणे समर्था भवन्ति। इसमें सबसे पहले अर्थ जानेंगे हम। क्या कह रहे हैं कि मुक्त रूपेण छात्राः गल्पकरणे समर्था भविष्यन्ति। मुक्त रूप से छात्र जो है संभाषण करती हैं। बी नंबर एतत् एतत् कक्षायाः प्रबंध प्रभावी साधनम अस्ति। इसमें ये कह रहे हैं कि इस कक्षा में एतत् कक्षायाः यह कक्षा के प्रबंधन में प्रभावी साधन है। या फिर सी नंबर एतेन छात्राः कथां कंठस्थी कर्तुं समर्थाः भवन्ति। एतेन छात्राः मतलब इससे जो है छात्र कथा को कंठस्थ कर सकते हैं। तो कंठस्थ करना तो पहले ही नहीं होता है। एतेन छात्राः सार्थक भाषा अभिव्यक्तौ समर्था भवन्ति। इसका यह अर्थ हुआ कि इसमें जो है छात्र सार्थक भाषा की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। देखिए, इसमें आपको आंसर तो एकदम सामने ही समझ में आ रहा होगा कि जो पत्राभिनय है उसमें प्रत्येक भाषा कक्षा के अभिन्न अंग के रूप में होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो है छात्र सार्थक भाषा की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। ठीक, छात्र जो है वो अपना मतलब उसमें अपनी उनकी सक्रिय भागीदारिता होती है। ठीक है, चरित्र का अभिनय करना होता है इसमें। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। तो ये डी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रदत्त विषयम अधिकृत्य यदा छात्रया एकां लघु कवितां रचयितुं निर्दिशति तदा सः। इसका यह अर्थ हुआ कि दिए गए विषय को आधार बनाकर जब शिक्षक छात्रों को लघु कविता बनाने का निर्देश देते हैं तब वह क्या होता है? सृजनात्मक चिंतन होता है, समानुभूतिक चिंतन होता है, सहानुभूतिक चिंतन होता है या फिर सांस्कृतिक चिंतन होता है। तो देखिए, प्रदत्त विषयम अधिकृत्य यदा छात्राया एकाम लघु कविता रचितुम, लघु कविता की रचना करने के लिए जब शिक्षक जो है छात्र को निर्देश देता है तो इसमें जो है सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। ठीक, सब जो पहला है वो राइट हो जाएगा। इसमें क्रिएटिव बच्चे क्या करते हैं? क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाते हैं। ठीक, और लिखना क्या होता है? ये एक सार्थक गतिविधि होती है। भाषा अपनी इसमें अपनी बच्चे जो है अपनी भाषा शैली का विकास करते हैं। वर्तनी जो है इसमें शुद्धि होती है। वाक्य रचना करते हैं। जैसे कहीं विराम चिन्ह आदि का अगर त्रुटि करेंगे तो अध्यापक उसको समझाएगा तो ये सबका भी विकास होता है। ठीक है, विराम चिन्हों का विकास होता है, सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का विकास, सृजनात्मकता तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम आप देखेंगे 22 क्वेश्चन। छात्रान् उत्कृष्ट पाठकान् कर्तुं शब्दकोशीय विकासः महत्वपूर्णः घटकम् अस्ति। ऐसा कह रहे हैं इसमें कि छात्रों को उत्कृष्ट पाठक बनाने के लिए शब्दकोश का विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। तदर्थम अधोलिखितेषु किम प्रभावकारी पद्धति स्यात्। ऐसा कह रहे हैं कि इसके लिए इनमें से कौन सी पद्धति प्रभावकारी होगी। तो ए नंबर समानार्थिनां विपरीतार्थकानां च शब्दानां विस्तृतातां शब्दराशिं छात्राः कंठस्थीकुर्युः। मतलब समानार्थी और विपरीतार्थक शब्दों के विकास के लिए छात्र शब्दों को कंठस्थ करें
या फिर बी नंबर, यदा कदा छात्राः नवीनं शब्दं पश्यन्ति तदा तदा ते शब्दकोशस्य अवलोकनं कुर्वन्तु, अर्थात जब जब छात्र नए शब्द देखते हैं तब तब वे शब्दकोश को देखते हैं। या फिर छात्रा पाठे कठिन शब्दान रेखांकितान कुर्युः तेषां वाक्ये उपयोगम च कुर्युः। इसका यह अर्थ हुआ कि छात्र जो है वो पाठ में कठिन शब्दों को रेखांकित करके उनका वाक्यों में प्रयोग करे। या फिर नव शब्द, नवीन शब्द, नए शब्द अर्थानुमाना के अर्थ का अनुमान करने के लिए छात्रा संदर्भस्य उपयोगम कर्तुम प्रयासः कुर्युः, उनका वाक्यों में प्रयोग करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो देखिए इसमें जो क्या क्या कहा था, इसमें क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि उत्कृष्ट पाठक बनाने के लिए शब्दकोश का विकास करने के लिए जो महत्वपूर्ण घटक हैं, तो शब्दकोश का विकास करने के लिए जो महत्वपूर्ण घटक हैं इसमें यह होगा कि नए शब्दों का और उनके अर्थ का अनुमान करके उनका वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कठिन शब्द को रेखांकित करना ये आपका नहीं होगा, मतलब सही तरीका नहीं है ये। और नवीन शब्द को देखकर उसके बाद शब्दकोश का अवलोकन ये भी नहीं होगा। समानार्थी और विपरीतार्थक ये भी नहीं होगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि नवीन शब्द जो है उसका वो अर्थ में अर्थ का अनुमान लगाएगा, तो उसमें क्या सृजनात्मकता का विकास होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बालस्य जीवनस्य विषय महत्वपूर्ण घटकानां विषये शिक्षकः अवलोकनं करोति तेषाम् उपरि वर्णनात्मकम् अभिलेखनं च करोति, किं तत् कथ्यते। इसमें ऐसा कहा है कि बालस्य जीवनस्य, बालक के जीवन, बालस्य जीवनस्य विषये, बालक के जीवन के विषय में महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में शिक्षक अवलोकनम करोति, शिक्षक जो है अवलोकन करता है। तेषाम उपरि, उस पर वर्णनात्मक अभिलेखनम, वर्णनात्मक अभिलेख करता है, अभिलेखनम च करोति अवलोक करता है। किम तत् कथ्यते, यह क्या है। अनुष्ठान शास्त्र है, संचयनी है, अवलोकन है, या फिर उपाख्यात्मक अभिलेखन है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि अनुष्ठान, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो जो बच्चे होते हैं उनके काम के लिए मानदंड जो होता है उसका एक सुसंगत समूह है। मानदंडों पर प्रदर्शन गुणवत्ता के स्तरों का वर्णन शामिल होता है इसमें। ठीक है, ग्रेड दिया जाता है। रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए ग्रेड में परिणामों को शामिल करने का इरादे से छात्र प्रदर्शन का, मतलब उनको मूल्यांकन में क्या किया जाता है, ग्रेड दिया जाता है, नंबर मार्क्स नहीं होते हैं इसमें। और संचयनी पोर्टफोलियो तो आप जानते ही होंगे, इसको तो कई बार बताया है कि इसमें क्या किया जाता है, छात्रों को मतलब पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में छात्रों को आवंटित कार्य दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, समय के साथ शैक्षिक उपलब्धि और सीखने की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे ने क्या क्या सीखा उसका एक सही क्रम में रिपोर्ट तैयार किया जाता है और उसको अपने पास रखा जाता है। अवलोकन तो आप जानते ही हैं। और उपाख्यात्मक अभिलेख, इसमें उपाख्यात्मक अभिलेख जो है वो आपका राइट हो जाएगा कि बालक के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है उसके विषय में शिक्षक जो है अवलोकन करते हैं, उसके बाद वर्णनात्मक अभिलेख करते हैं। तो इसमें जो है उपाख्यात्मक अभिलेख जो है वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखितेषु किम सफल संभाषण गतिविधि लक्षणम स्यात्। इसमें ऐसा कह रहे हैं कि अधोलिखित इनमें से कौन सी सफल संभाषण गतिविधि का लक्षण है। ए बालानां सहभागे विषमतः, बालकों के सहभाग में विषमता, सह विधि एन बालानां कृते वार्तालापं कर्तुम अवसरः लभ्यते,
मतलब केवल लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने का अवसर छात्रों को देना चाहिए, या फिर सी नंबर केवल लक्ष्य भाषा का वार्तालाप करके छात्रों को अवसर देना चाहिए। बी नंबर क्या, सह गतिविधि उनकी गतिविधियों को एन जो बालकों को कृत बालानाम कृते वार्तालापम कर्तुम अवसरम लभ्यते, जो बालकों को वार्तालाप करने के अवसर प्रदान करते हैं। या फिर डी नंबर में कक्षा या प्रबंधे कक्षा के प्रबंधन में प्रभावम स्थापयितुम प्रभावम जो प्रभाव स्थापित करे ध्यान आकर्षणशील छात्रेभ्यः प्रभावित छात्र को अधिक वार्तालाप करने की अनुमति दी जाए। ठीक है, अधिकम वार्तालापम कर्तुम अनुमति दीयते। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, सह गतिविधि एन बालानाम कृते वार्तालापम कर्तुम अवसरम लभ्यते, मतलब यह गतिविधि उनके द्वारा बालकों में वार्तालाप करने के अवसर प्राप्त करते होते हैं। ठीक है, क्या करती है यह गतिविधि उनके जिसके द्वारा बालकों में वार्तालाप करने के अवसर प्राप्त होते हैं, ये आपकी सफल संभाषण गतिविधि का लक्षण है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हमने 24 क्वेश्चंस किए, आप इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और एक दो बार आप रिपीट करोगे और तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आगे भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपको नए नए और भी क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर के हों चाहे सेकंड पेपर के हों, आपको सब कुछ इंक्लूड करके अच्छी तरीके से दिया जाएगा, अच्छे से व्याख्या करके दी जाएगी। तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, वैदिक गुरु चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।